जो है डिस्कस करना था कि अब हम लोगों ने ना अपने सिलेबस को थोड़ा स्पीडली लेकर चलना है। मैं थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए पिछले दिन जो है वो आपकी प्रॉपर क्लासेस भी नहीं हो सकी, तो जिसकी वजह से गैप आ गया ना। तो हमारी जो ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, उसके साथ हमने पाकिस्तान ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली है। साइंस के कुछ लेक्चर्स रहते हैं, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करवा दूंगी। और अब जो है ना वो जैसे कुछ स्टूडेंट्स का, किसी का अगर एमओडी का भी है और कुछ स्टूडेंट्स का एएसएफ का पेपर भी है, तो उनके और बाकी भी जो भी है वो 25 अप्रैल से ना आगे एक्सपेक्टेड है। तो हमने इसी 1 मंथ के अंदर अंदर, बल्कि 20 से 25 दिन के अंदर, बाकी हमारा जो सिलेबस रहता है वो हमने उसको कंप्लीट करना है। और साथ साथ फिर मैंने आपके मार्क्स भी लेंगे, तो उस लिहाज से ही ना हमने इसको अब लेकर चलना है। तो हम 3 सब्जेक्ट्स जो है ना वो डेली के करेंगे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को लाइव क्लास में पढ़ाऊंगी और एक जो सब्जेक्ट है ना उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर। मैथ्स जो है ना वो आपको उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिला करेगा हर टॉपिक पे डेली, क्योंकि उसका हम एक टॉपिक ही डेली करेंगे तो वो अच्छी तरह कवर होगा, वैसे वो कवर नहीं होगा। और साथ में आपको उसके असाइनमेंट भी सेंड कर दिया करूंगी, आप उसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की। और फिर बाद में की भी सेंड किया करूंगी, और हम क्लास में उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया करेंगे अगर किसी से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो। बाकी इंग्लिश और पाकिस्तान अफेयर्स में आज स्टार्ट करवा रही हूँ, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह एनालिटिकल रीजनिंग करेंगे। उसके मैं ज़रा नोट्स कंपाइल कर रही हूँ एनालिटिकल रीजनिंग के, तो वो हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह। और एक जो करंट अफेयर्स के हैं उसके भी नोट्स आप लोग को ना 1 या 2 दिन में मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स ऐसे है कि हम एक क्लास रखेंगे इंशाल्लाह, तो दिन में रख लेंगे या जो भी, उसमें मैं ना आपको वो सारा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट गाइड कर दूंगी। लेकिन आपने उन नोट्स को फिर खुद ही कवर करना है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, उसमें सारा करंट नॉलेज होगा, तो उसको आपने रट्टा लगा लेना है, ठीक है। और एग्जाम से पहले आपने उसको थोड़ा सा एक दफा एक नज़र देख भी लेना है। तो करंट अफेयर्स आपके इसी तरह से कवर होंगे, उसको हम यूं डेली क्लास में नहीं कर सकते, वो मैं आपको नोट्स दे दूंगी। आप डेली बेसिस पे उसके 2 पेज कर लें या 3 पेज कर लें, वो हम एक क्लास में सारे डिस्कस कर लेंगे। फिर आप उसको डेली बेसिस पे 1 पेज 2 पेज उसको साथ साथ करते रहिएगा। तो ये आप लोगों की जो है वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह इस वीक में मैम इंशाल्लाह। एमओडी भी एक्सपेक्टेड है? एमओडी भी ना अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में तो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर जी हमने ठीक है। रिवीजन भी करनी है ना, अब आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल लें इसको, और टाइम निकाल के करेंगे तो ये कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी हमें 1 वीक लग जाएगा पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश पे, 1 वीक तो लगेगा। और इंशाल्लाह इसी 1 वीक में आपका मैथ्स भी कवर हो जाएगा। अब वो मैथ्स जो है वो क्वांटिटेटिव होगा, जो एनालिटिकल करना है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लाइव क्लास में ही करवाऊंगी, ठीक है। अभी जस्ट क्वांटिटेटिव जिसमें वो रेशो प्रोपोर्शन और प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, वो डेली बेस पर एक टॉपिक का मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करूंगी, और फिर आप उसको कर लीजिएगा, इस तरह से होगा। चले इंग्लिश स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिक जो है पहले हम बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे आज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, या पहले हम कुछ सेंटेंस के पार्ट्स वगैरह को देखते हैं। और फिर आप लोग जो है ना इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट, फिर आगे इसको हम देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आगे टेंसेस करेंगे, फिर पैसिव वॉइसेस वगैरह हैं और नरेशंस है। अच्छा, अब आपको पता है कि आपके पास जो है टोटल, आपसे वैसे पूछ लिया जाता है कि टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं, तो 26 आपके पास लेटर्स हैं, ठीक है। ए टू जी कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं। अब ये तो इनको हम अल्फाबेट कहते हैं। अब जब टू और मोर लेटर्स आपस में मिलते हैं तो उससे हम कह देते हैं वर्ड। जैसे ए बी सी है तो वो लेटर्स कहलाते हैं। अगर ए बी सी मिलकर अगर कोई वर्ड बना रहे हैं, जैसे ये लिटल, अब इसमें देख लें कि 6 अल्फाबेट्स मिले हैं, तो ये आपके पास बन गया है लिटल, तो ये लिटल क्या है, आपके पास वर्ड है। इसी तरह जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो वो बना देते हैं सेंटेंसेस। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, और उसमें से 5 वॉवल्स हैं। वॉवल्स हैं कि ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये आपके पास वॉवल्स हैं। और अदर देन ए ई आई ओ यू, बाकी जितने भी लेटर्स हैं आपके पास वो कॉन्सोनेंट्स हैं, ओके।
वो कहते हैं कि जो कॉन्सोनेंट्स है ना वो 24 साउंड्स तरह की साउंड्स देते हैं, और जो वोवल्स हैं वो 20 डिफरेंट साउंड्स देती हैं। तो वो कहते हैं जब भी हम स्पीक बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वर्ड्स का यूज करते हैं। अच्छा, तो वर्ड्स मैंने जैसे आपको बताया है कि वर्ड्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अब हम जरा सेंटेंस के पार्ट देख लेते हैं। कोई भी जो सेंटेंस होता है ना उसका दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका सब्जेक्ट होता है और एक उसका प्रेडिकेट होता है। अच्छा देख लें, अभी सिर्फ दो स्टूडेंट्स हैं और रोज इन्होंने शोर मचाया होता है कि हमारी क्लास नहीं हो रही। ओके, ठीक है। जब भी हम कोई सब्जेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब आपके पास सब्जेक्ट हम कहते हैं कोई भी, आपको पता है कि काम करने वाला जो काम कर रहा है हम उसको सब्जेक्ट कहेंगे। वी ने सम पर्सन या थिंग, ठीक है, वो किसी भी चीज का नाम भी हो सकता है, किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है जो काम कर रहा है, उसे हम कह रहे हैं सब्जेक्ट। और वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन, और उसके बारे में जो बात की जा रही है वो हिस्सा कहलाता है प्रेडिकेट। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि स्वीट्स आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। तो अब इसमें ये जो स्वीट है ना ये क्या है, सब्जेक्ट है, जबकि ये बाकी सारा पार्ट क्या है, आपका प्रेडिकेट है। ठीक है। अब जैसे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब इसमें ये जो अर्थ है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो रिवॉल्व्स अराउंड द सन है ये वाला जो पार्ट है ये प्रेडिकेट है। इसी तरह नेचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज द बेस्ट फिजिशियन, ये वाला सारा पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट है। तो आई होप सो आप लोग को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है फ्रेज एंड क्लॉज। अच्छा, इसको अब आपने ना जरा ध्यान से देखना है कि फ्रेज क्या होती है और क्लॉज क्या होती है, क्योंकि इसी पे ही फिर हमने आगे जो सेंटेंसेस की टाइप्स वगैरह देखनी है। अब फ्रेज क्या होते हैं, ये ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कोई भी कंप्लीट थॉट नहीं दे रहे। ठीक है, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं विदाउट अ सब्जेक्ट। अब उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फ्रेजेस कहलाते हैं। इट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, मतलब कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, उनके अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है और वो कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल, द इन द ईस्ट, ये हमारे पास क्या है, फ्रेज है। ऑन आ वॉल, ये हमारे पास है। देखिए, अब अगर आपके पास सिंपल लिखा हो ऑन अ वॉल, तो ये क्या कोई सेंस दे रहा है, ये कोई भी सेंस नहीं दे रहा ऑन अ वॉल। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ये, ना ही इसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद है। तो ये क्या कहलाएगा, ये फ्रेज कहलाएगा। इसी तरह ऑफ अ रेड फ्लोर, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक फ्रेज है। ठीक है, इस तरह। अब ये तो हो गया फ्रेज। क्लॉज क्या होता है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और प्रेडिकेट भी मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं क्लॉज। ठीक है, क्या आपके पास इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और इसमें आपके पास अ, मतलब सब्जेक्ट भी मौजूद है और प्रेडिकेट भी मौजूद है, तो वो आपके पास कहलाएगी क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, हु पे देयर डेब्ट्स, तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और आपके पास प्रेडिकेट भी आ गया। अच्छा, ये तो हो गया एक मतलब फ्रेज और क्लॉज का थोड़ा सा डिफरेंस। अब आगे ना इनकी टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास नाउन फ्रेज आ जाता है, एडजेक्टिव फ्रेजेस वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाउन फ्रेज को। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं,
नाउन फ्रेज कहते हैं, ये एक्ट करता है एज अ नाउन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इज ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज द वर्क ऑफ अ नाउन, मतलब जो नाउन के तौर पर एक्ट करे। में इच में एक्ट एज, ये सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकता है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकता है। जैसे वी होप टू विन द प्राइज फर्स्ट। ठीक है। तो विन द प्राइज फर्स्ट, विन द फर्स्ट प्राइज, ये एक नाउन फ्रेज है। रीडिंग दिस बुक, ये भी नाउन फ्रेज है। प्रोज, फ्राज, ये भी एक नाउन फ्रेज है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं? जो के एडजेक्टिव के तौर पर काम करे। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो और वर्क कर रहा हो एज अ एडजेक्टिव के तौर पे। फ्रेजेस की बात हो रही है ना। अब पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर जो है, ये मतलब ऑफ ऑफ पिंक कलर, ये एक फ्रेज है। लेकिन ये एज एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। एडजेक्टिव कहते हैं कि जो किसी भी चीज की किसी भी खूबी या खामी को बयान करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है ना। तो यहाँ पे शर्ट की खूबी या खामी को ये फ्रेज बयान कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है वो एज अ एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। तो इस फ्रेज को क्या कहेंगे हम? एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। विद आ स्माइल ऑन इट, ठीक है, मतलब उसके स्माइल थी। तो ये फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। अ बेड ऑफ रोजेस, ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, तो इस तरह के ये सारे क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। जैसे अगर आपके पास आ जाए, शी इज वेरी काइंड, शी इज वेरी काइंड। तो ये जो वेरी काइंड है, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये वेरी काइंड क्या होगा? ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। इनके नाम से ही जाहिर है ना, नाउन फ्रेज जो कि एक्ट एज अ नाउन, और एडजेक्टिव फ्रेज जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा हो, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो। एडवर्ब फ्रेज किसे कहते हैं? जो कि एडवर्ब के तौर पे काम करें। अच्छा, अब ये एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है ना, ये मॉडिफाई करता है वर्ब को। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। वर्ब को भी मॉडिफाई करती है, तीन चीजों को। ये पेपर में क्वेश्चन आया होता है, क्वेश्चन आया हुआ है कि एडवर्ब जो है वो किस किस चीजों को मॉडिफाई करता है। तो आपके पास ये जो एडवर्ब है ना, ये मॉडिफाई करता है वर्ब को। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। उसके अलावा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ये ना पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एडवर्ब मॉडिफाइज, ये जो ऑप्शन दिए हुए थे, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो ये तीन चीजों को मॉडिफाई करता है, मतलब बढ़ा के बयान कर देना, मॉडिफाई यही होता है। तो अनदर एडवर्ब मतलब किसी वर्ब को मॉडिफाई कर दे, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, तो वो कहलाता है एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, ये भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एडवर्ब फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एज अ एडवर्ब के तौर पे काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखो, एट अ ग्रेट स्पीड। ठीक है, अब ये जो ग्रेट का वर्ड था ना, ये एडवर्ब था। इसने उसको मतलब जो है ना, वो इसने क्या किया? उसको मॉडिफाई कर दिया। इन अ वेरी रूड मैनर। ठीक है, अब ये जो वेरी था, इसने इसको क्या कर दिया? रूड मैनर, मतलब वही एडजेक्टिव है ना, तो ये उसने उसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। इस तरह के जो है, अब जैसे अगर आपके पास आ जाए ही स्पोक, ही स्पोक वेरी लाउडली। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लाउडली है आपके पास, ये एक एडजेक्टिव है, और साथ ये वेरी लग गया है, तो ये वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो इसे हम क्या कहेंगे? वेरी लाउड को क्या कहेंगे? कि ये क्या है? वेरी लाउड क्या है? ये एक एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ कुछ ना क्लियर हो तो आप लोगों ने बता देना है।
तो उसके बाद आपके पास है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर प्रेपोजिशन भी होती है और नाउन फ्रेज भी होता है। ठीक है, मतलब प्रेपोजिशन से ये स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, देर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब ये जो यहाँ पे प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, ये इन, टू, ऑन, ठीक है, ये सारी क्या है, बिटवीन, ये सारे, अमंग, ये सारे क्या है, प्रेपोजिशंस हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जो स्टार्ट हो रहा हो ऐसा फ्रेज जो कि स्टार्ट हो रहा हो प्रेपोजिशन के साथ और एंड हो रहा हो ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, स्टार्ट किससे हो रहा हो, प्रेपोजिशन के साथ, ठीक है, और एंड हो रहा हो आपके पास, ठीक है, स्टार्ट हो रहा हो आपके पास प्रेपोजिशन के साथ, ये लिख लें ना, ये थोड़ा सा आपको फिर आइडिया रह जाएगा कि ये कौन सा फ्रेज है, और एंड हो रहा हो ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ऐसे फ्रेज को हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। जैसे कि देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ माय हाउस ये कौन सा फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये जो इन है ये आपके पास आ गया प्रेपोजिशन, ठीक है, और माय हाउस ये आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट। जैसे शाहिद इज एट होम इन मैथमेटिक्स, अब इसमें एट जो है वो आपके पास क्या है, ठीक है, ये जो एट है ये आपके पास प्रेपोजिशन आ गया, और ये आपके पास मैथमेटिक्स क्या आ गया, आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऐसे फ्रेजेस जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, तो हम उसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। फ्रॉम माय ग्रैंड मदर, अब फ्रॉम प्रेपोजिशन आ गया, ग्रैंड मदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, ऐसे फ्रेजेस क्या है आपके पास, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अब यहाँ पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से रिलेट यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट क्लॉजेस की तरफ जाते हैं। ये तो हमने फ्रेजेस की पढ़ी है ना, अब आगे हम क्लॉजेस की टाइप्स देखते हैं। क्लॉजेस जो है वो टू टाइप्स की हैं, ठीक है। क्लॉजेस में एक आ जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक आ जाता है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, दो तरह की, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज नाम से ही जाहिर है कि मतलब वो इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट थॉट प्रोवाइड कर रही है, और किसी भी सेंटेंस के अंदर वो स्टैंड कर सकती है अलोन, जिसे हम मेन क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो ये एक्सप्रेस करती है कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, एज अ सेंटेंस के तौर पर ये कंप्लीट अलोन स्टैंड कर सकती है। जैसे कि जोहन ईट्स एन एप्पल, जोहन जो है वो एप्पल खाता है। अब देखिए कि ये एक पूरी कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रही है, तो इस क्लॉज को क्या कहेंगे, इस क्लॉज को हम, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि क्लॉज वो होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। तो यहाँ ये देखिए, ये जोहन जो है इसके अंदर ये सब्जेक्ट भी है आपके पास, ठीक है, सब्जेक्ट भी है आपके पास, और एप्पल, सॉरी, ईट्स एन एप्पल, आपके पास यहाँ पे प्रेडिकेट भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो कि पूरी कंप्लीट थॉट दे रही है कि जोहन एक एप्पल खाता है, तो ऐसी क्लॉजेस को हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गरूब होता है, तो ये भी आपको कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ये भी आपके पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉजेस किसे कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करती और एज अ अलोन जो है ये स्टैंड नहीं कर सकती, ठीक है।
अब वो कहते हैं दे आर यूजली इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब इनके अंदर जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगी हुई होती हैं। ये भी आगे हम पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो है वो कौन सी होती हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन दे आर यूजली, ज्यादा मतलब हर दफा नहीं होगा लेकिन ज्यादा ऐसे ही होता है। बिकॉज, वाइल, इफ, ऑल्दो, ये सारे जो है ना ये सब ऑर्डिनेट क्लोज, सब और ये जो हो गया ना, बिकॉज, वाइल, इफ, ऑल्दो, ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस है। आगे हम पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस पढ़ेंगे ना तो आपको इन दोनों का डिफरेंस मालूम हो जाएगा। बिकॉज इट्स रेनिंग, अब देखिए इसके अंदर ये आपको कंप्लीट थॉट नहीं दे रही तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। वाइल यू आर स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ आई विन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता, अब अगली बात तो वो नहीं कर रहा ना, तो ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर रहा आपको, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर द बेल रैंग, सिंस यू आर हेयर, ये सारे क्या हैं, ये सबऑर्डिनेट। अब हम जरा थोड़ा सा आगे कंजक्शन को जब पढ़ेंगे ना देन हम सेंटेंस की टाइप्स को पढ़ सकेंगे। तो कंजक्शन आपके पास क्या होता है, एक जो आपके पास कंजक्शन होता है ना, ये ऐसा वर्ड होता है जो कि यूज होता है वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। अब आपने वर्ड्स के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया क्या होता है, फ्रेजेस के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया क्या होता है, क्लॉजेस के बारे में भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है कि क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो कंजक्शन ऐसा है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लोजेस को आपस में कनेक्ट करें। जैसे ही होता है बट, एंड, ठीक है, एंड, बट, और, नोर, येट, ये क्या होते हैं, ये कंजक्शंस होते हैं। अब इनके भी ना आगे टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास पहली जो टाइप है ना इसकी वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती हैं, these conjunctions are used to link the words, phrases or clauses of equal importance. They are most common जो coordinating conjunctions है वो ये वाली है, and, but, or, nor, for, so and yet। ये जो conjunctions है ना ये coordinating conjunctions हैं। इनको याद करने का जो फॉर्मूला है वो है फैन बॉयज। ठीक है, इनको याद करने का फॉर्मूला क्या है, फैन बॉयज है। अगर आपसे पूछ ले, कोई पूछ ले कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं फैन बॉयज। ठीक है, फैन बॉयज एफ से आपके पास आ जाएगा फोर। ठीक है, ए से आपके पास आ जाएगा एंड, एन से आपके पास आ जाएगा नोर, बी से आपके पास आ जाएगा बट, ओ से आपके पास आ जाएगा और, ठीक है, वाई से आपके पास आ जाएगा येट, और एस से आपके पास आ जाएगा सो। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को याद करने का फॉर्मूला क्या है, फैन बॉयज है। ठीक है, इनसे फिर ये जो सारी कंजक्शंस हैं इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। और इसके अलावा जो कंजक्शंस होती हैं ना उन्हें हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक हो गया। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स हैं आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल एंड सॉकर। तो अब ये जो एंड है ये कौन सी कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसने अब दोनों, इसको बास्केटबॉल और सॉकर को आपस में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू स्टडी फॉर माई टेस्ट। तो ये जो बट है ये क्या है, आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, इसने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया है। यू कैन हैव आइसक्रीम और केक, और आपके पास अब यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपके पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अलावा बाकी जो कंजक्शंस हैं उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। These conjunctions are used to link a dependent clause to an independent clause। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए जो कंजक्शंस यूज होती हैं
उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यह बात आपने याद कर लेनी है कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए जो कंजक्शंस हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये बिकॉज है, इसमें आल दो आ जाता है, वाइल, सिंस, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, इफ। जैसे आई विल गो टू द पार्टी बिकॉज आई फिनिश्ड माई होमवर्क। ये देखिए, आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाऊंगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है। इसी तरह ऑल दो इट वॉज रेनिंग, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। अब इट वॉज रेनिंग ये क्या था, ये एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। तो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए जो कंजक्शंस यूज होती हैं उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आई यूजली रीड अ बुक, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, while I am eating breakfast। तो ये while क्या है, हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। बस फैन वॉइस का जब आप याद कर लेंगे आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी है। तो अदर देन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपको पता होगा कि ये सारी हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। तीसरी इसकी टाइप है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कहते हैं ये पेयर्स में, वर्क इन पेयर्स, ठीक है। ये पेयर्स में काम करती हैं टू जॉइन द वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। जैसे आइदर और, के पेयर में वर्क करेगा। आइदर और क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन। नाइदर नॉर, कोरिलेटिव कंजक्शन। नॉट ओनली, ये बट नॉट ओनली बट आल्सो, ये एक कोरिलेटिव कंजक्शन है। बोथ एंड, वेदर और। जैसे है यू कैन हैव आइदर आइसक्रीम और केक। अब देखें ये पेयर में इन्होंने काम किया तो ये कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। शी नाइदर डांसेस नॉर सिंग्स, ये नाइदर नॉर क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। शी इज नॉट ओनली एन एथलीट बट आल्सो अ स्कॉलर। नॉट ओनली बट आल्सो, ये एक आपके पास कोरिलेटिव कंजक्शन है। बोथ द कैट एंड द डॉग आर स्लीपिंग, बोथ और एंड पेयर में काम कर रहे हैं तो ये आपके पास कोरिलेटिव कंजक्शन है। आई डोंट नो वेदर आई शुड स्टे और गो, वेदर और आपके पास क्या है यहाँ पे, कोरिलेटिव कंजक्शन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज आप लोगों को समझ ना आई हो? यहाँ तक अगर किसी का आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर हम नेक्स्ट मीट करेंगे। ओके, बाकी भी रिप्लाई करें ना, बाकियों को भी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बाकी नहीं सुन रहे हैं? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है कि क्लियर है, बाकी किसी को क्लियर नहीं है क्या? जवाब दिया करें ना ताकि पता चले कि आप लोग क्लास में फिजिकली प्रेजेंट है। हाँ जी। सेंटेंसेस के टाइप्स को अगर हम देख लेते हैं ना तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। ये हम जो नाउन क्लास एडवर्ब क्लॉजेस वगैरह हैं ये हम कल देख लेंगे। अभी हम जरा सेंटेंसेस की टाइप्स देखते हैं। तो सेंटेंसेस की टाइप्स में ना हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, अ सिंपल सेंटेंस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इसके अंदर जो सिंपल सेंटेंस है ना, इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज तो वही कहते हैं, उसे कहते हैं ना जो कि एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रही हो। तो एग्जाम्पल आपके पास क्या है, द डॉग बार्क्स। अभी एक सिंपल सेंटेंस है कि डॉग बार्क करता है। रेन फॉल्स, रेन होती है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमकता है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस आपके पास क्या होते हैं,
सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। जब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो वो ऊपर आपको सेंटेंस दे देता है। जैसे वो आपको सेंटेंस दे देगा, आई रीड अ बुक। अब बताएं कि ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो आपने इसी तरह इसको देख के आपने जवाब देना होता है। अच्छा, उसके बाद ये सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो है, ये कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? ये हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंस है ना, एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। इसके पास, इसके अंदर क्या होती है? एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। एक तो आपने ना याद रखना है कि कंपाउंड सिंपल सेंटेंस जो है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, ठीक है। अब जो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस है, अब इसमें ना आपके पास जो है वो तीन चीजें हैं। उन तीन चीजों में जो पहली चीज है उसके अंदर आपके पास आ जाती है कि आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, ठीक है। इसको मैं आई और सी से लिख रही हूँ। आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। दूसरी बात आपके पास हो जाती है कि वो जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं वो जुड़ी हुई है कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम पढ़ी थी ना, कि वो कौन सी है? वो फैन बॉयज है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आपके पास कौन सी हैं? वो फैन बॉयज हैं, ओके। तो अब तीन चीजें इसके अंदर आपने याद रखनी है। तीन चीजें आपके पास, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और वो जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो जुड़ी हुई हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ, मतलब फैन बॉयज के साथ जुड़ी हुई हैं, या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ जुड़ी हुई है, या फिर सेमी कॉलन के साथ, ठीक है। अगर आपके में अगर कंजक्शन नहीं होगा तो कौन सा साइन होगा? ये सेमी कॉलन का साइन होगा, ठीक है। हम्म, अगर कंजक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? सेमी कॉलन होगा, ठीक है, डॉट और नीचे कोमा। अब ये नहीं आपने करना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी होगी और सेमी कॉलन भी होगा। एक चीज होगी, या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगी, या तो वो दोनों क्लॉजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, और वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जरिए जुड़ी होंगी या फिर सेमी कॉलन होगा। जैसे ये देखें, आई ट्राई टू स्पीक स्पेनिश एंड माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आई ट्राई टू स्पीक स्पेनिश, अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। एंड माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। और ये किसके साथ जुड़ी हुई है? एंड के साथ। और एंड हमारे पास क्या है? एंड हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक हो गया। अब इसी तरह ये देखिए, शी डिड नॉट वांट टू गो टू द म्यूजियम, इंस्टेड शी डिसाइडेड टू स्टे होम। अब शी डिड नॉट वांट टू गो टू द म्यूजियम, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, और इंस्टेड शी डिसाइडेड टू स्टे होम, ये एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। और ये किसके साथ जुड़ी हुई है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये सेमी कॉलन का साइन लगा, तो ये सेमी कॉलन के जरिए जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। तो वो आपको सेंटेंस देते हैं और नीचे पूछते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये कल मैंने आप लोगों से पूछूंगी क्लास के अंदर। हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, मैं आपसे पूछूंगी कि ये कौन कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंसेस दे के आपको। थर्ड हमारे पास टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? एक हमारे पास कोई भी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। एक चीज आपके पास क्या आ गई? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। और दूसरी चीज आपके पास क्या होती है? एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। एट लीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है आपके पास और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। ज्यादातर ये कॉमे के साथ ही जुड़े होते हैं, वैसे कंजक्शन भी हो सकती है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इंडोर्स। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, या अभी देखें इसके अंदर आपके पास बिकॉज आ गया। बिकॉज आपके पास क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इट वॉज रेनिंग, या आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज आ गई, वी स्टेड इंडोर्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई। आपके पास इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होगी आपके पास? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगी। उसके बाद लास्ट जो हमारी इसकी टाइप है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए हमारे पास क्या क्या है, एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ठीक है, टू एटलीस्ट कितनी है आपके पास, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। आई वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड बट इट started to rain, so I decided to read a book instead. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, बाकी हम इंशाल्लाह जो है ना इसको सुबह देखेंगे, क्योंकि आपका फिर काफी सारा मिक्स हो जाएगा और आगे भी सेंटेंसेस के टाइप्स हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है। जब हाँ जी बताए ही ना, क्या क्वेश्चन है आपका? क्लास एंड हो जाए ना तो आप लोगों ने इसी लिंक से ना अगेन ज्वाइन कर लेना है, फिर हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ते हैं। जी हिना। मैम सिंपल सेंटेंस दोबारा बताइएगा दोबारा। अच्छा सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि उसमें ना सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। आपके पास अब देखिए एक क्लॉज ही है सिर्फ। ही लव्स पिज्जा, आई रीड अ बुक, आई एम प्लेइंग, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई एम गोइंग टू लाहौर। इस तरह के सारे सेंटेंस आप कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उसके अंदर ना कोई कंजक्शन यूज हो रही है ना उसके अंदर कोई डिपेंडेंट क्लॉज है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास सिंपल सेंटेंस होगा। अब इंशाल्लाह कल हम ना इसके सेंटेंसेस की टाइप्स को अभी हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे ये अभी सेंटेंसेस की रहती हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस भी रहते हैं ना। फिर हम थोड़ा सा कल इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देख लेंगे। तो हमारा इंग्लिश का सिलेबस ज्यादा है, तो हमने इसको फिर टाइमली कवर भी करना। अब क्लास आपके पास एंड हो जाए तो आप लोगों ने अगेन ज्वाइन कर लेना है, फिर हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ते हैं। बल्कि मैं एंड करती हूँ, आप लोग